हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मधेश या करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजी आजमगढ़। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं हर साल इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोलॉजी, फिजिक्स, जो सारे प्रूफ्स वाली वीडियो डालता हूँ कि एनसीईआरटी के किस किस लाइन से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा लाइन का क्वेश्चन, मतलब कौन सा क्वेश्चन कौन से लाइन के एनसीईआरटी से पूछा गया है। ठीक है। आप कहोगे भैया इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का कब दिखाओगे? मैं बोलूँगा बाबू जाके देखो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। ठीक है। इनऑर्गेनिक में 1 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक में 3 क्वेश्चन। ये नहीं था कि आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, बस थोड़े से टिपिकल थे, थोड़े से लगाने में मुश्किल पड़ रहे थे। ठीक है। किसी ने अगर ढंग से एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसके लिए पेपर इतना भी टफ नहीं था जितना टफ तुम्हें बताया जा रहा है। ठीक है। खुद से एनालिसिस करो, खुद के बारे में सोचो क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। अगर ज़्यादा बटरिंग करवाने के चक्कर में रहोगे कि हाँ बहुत टफ था, बहुत टफ था, बहुत टफ था, तो फिर रोते रह जाओगे। ठीक है। जिसको भरोसा ना हो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाली वीडियो जाके देख लो। 15-15 मिनट की वीडियो मैंने समझा रखा है कि किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और आगे तुमको क्या अप्रोच रखनी चाहिए। अगर भरोसा ना हो तो जाके देखो, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और तुमको लगेगा कि हाँ यार सही चीज़ है। ठीक। दूसरी चीज़, इसको बनाने में यार मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। ठीक है। और तुम मेरे टाइम की कदर नहीं करते हो। मैं तुमसे बोलता हूँ अगर हाइप कर दो तो हाइप वाले पॉइंट्स बचा के क्या करोगे? अगर हाइप कर दोगे तो 10 बच्चे और देखेंगे, उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता चलेगा कि हाँ कोई जेन्युइन चैनल है जो ये सब चीज़ें कराता है। लेकिन तुम्हें क्या करना होता है? ना लाइक करना होता, ना कमेंट करना होता, ना शेयर करना होता, ना हाइप करना होता है। बस तुम आगे कमेंट में लिखोगे, डीएम पे लिखोगे भैया आप ये करवा दो, वो करवा दो। अरे यार करवा तो रहा हूँ लेकिन तुम भी तो सपोर्ट करो। तुमको क्या लग रहा है इसको कराने में टाइम नहीं लगेगा? अभी अप्रन पहन के बैठा हूँ, क्या समझ रहे हो? क्लास से आके तुरंत बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। अपनी भी पढ़ाई करनी होती है यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन तुम्हें समझना नहीं होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। कह रहा है 2 मोल ऑफ आइडियल गैस है, अंडरग्रो फ्री एक्सपेंशन 10 लीटर से 100 लीटर में जा रहा है, तो सिस्टम और सराउंडिंग की डेल्टा एस पूछ रहा है। भाई 10 लीटर से 100 लीटर में जा रहा है, एक ही फार्मूला एंट्रोपी का, डेल्टा सिस्टम का, एन आर एल एन बी टू बाई बी वन या 2.323 एन आर लॉग बेस 10 बी टू बाई बी वन। ये फॉर्मूला किस बच्चे को नहीं पता था? मैंने हमेशा तुमको बोला, मतलब तुम मेरे 21 जून के पहले के 7 दिन के तुम मैसेज उठा के टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मेंटरशिप वाले बच्चों से तुम पूछो। मैंने सारे बच्चों से ही बोला कि बाबू पेपर कितना भी टफ आएगा उस डाटा से ही सॉल्व होगा। आप बस पैनिक मत करना, डाटा लिखना, जब आप डाटा लिखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों ने फिर वही गलती करी, फिर वही सारी चीज़ें की, तुमने डाटा लिखा ही नहीं। अगर किसी बच्चे ने इसका डाटा लिख लिया होता कि V1 दे रखा है 10 लीटर, V2 दे रखा है 100 लीटर, हमसे डेल्टा एस पूछ रहा है, डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है 2.303 एन आर लॉग बेस 10 V2 बाई V1। तो इसको सॉल्व करने में क्या परेशानी थी तुम्हें? कोई परेशानी नहीं थी। और पूछा था सराउंडिंग का क्या होगा, तो यार डेल्टा एस टोटल जो होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग के बराबर होता है। तुम उसको सॉल्व करके यहाँ से पुट करके निकाल लो, काम खत्म था तुम्हारा। लेकिन डाटा जब नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जो 8-8 लाइन 10-10 लाइन के क्वेश्चन आए हैं 8-8 लाइन के फिजिक्स में, उसको छोड़ना था और सॉल्व भी करना था, तो पहले डाटा लिखना था। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने बोला था ना, 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े टफ थे, लेंदी कैलकुलेशन था, उनमें से एक क्वेश्चन तुम इसको भी मान सकते हो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है आरएनएस का प्लॉट गिवन है, एल एन के वर्सेज 1/t। तुमसे पूछ रहा है कि बताओ टेम्परेचर जब रेट कांस्टेंट ई स्क्वायर के बराबर हो जाए, ई स्क्वायर पर मिनट। तो भाई एल एन के वर्सेज 1/t का पूरा ग्राफ यहाँ पे बना के दे रखा है एनसीईआरटी में। ये देखो, एक्टिवेशन एनर्जी तुमसे पूछा है और यहाँ पे पूछा है किस टेम्परेचर पे हाफ पीरियड 256 मिनट हो जाए। यहाँ पे तुमसे पूछा है किस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट ई स्क्वायर हो जाए। यहाँ पे पूछा है किस टेम्परेचर पे हाफ पीरियड 256 मिनट हो जाए। यहाँ पे देखो किस टेम्परेचर पे जो के है 1.5 इंटू 10 पे पावर 4 हो जाए। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे दे रखा है किस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट ई स्क्वायर हो जाए, यहाँ पर पूछ रहा है किस टेम्परेचर पे के जो है 1.5 इंटू 10 पे पावर 4 हो जाए। दोनों एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ई स्क्वायर हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, के की वैल्यू 1.5 इंटू 10 पे पावर 4 हो जाए। एनसीईआरटी का 3.28। अभी जब नीट का एग्जाम हुआ था ना, अभी नीट का एग्जाम हुआ था तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ये वाला। अभी जब नीट 2026 का क्वेश्चन हुआ, एग्जाम हुआ था, तो जाओ उसकी मैंने पूरी प्रूफ वाली वीडियो डाल रखी है। एग्जैक्ट ये वाला क्वेश्चन पूछा था बिना डाटा चेंज किए। इस बार थोड़ा डाटा चेंज किया तो कहाँ पहुंच पाओगे भाई, डाटा चेंज करके कहाँ जाओगे? यहाँ पे ई स्क्वायर पूछे हो, यहाँ पे दे ही रखा है, जिस बच्चे ने सॉल्व किया तुरंत तुमको सॉल्व करके खत्म कर देगा। ठीक। अगला देखो, सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करना था। ये 1.20 मतलब मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 31 देखो। सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है 3 नंबर तक।
3 फिगर तक राउंड ऑफ करना है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। ये भी क्वेश्चन वही है। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी लिखती भी है कि जब लिमिट करते हैं तो कैसे करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों पॉइंट पढ़ो, तुम समझ जाओगे कैसे तुमको राइट डिजिट को लेफ्ट डिजिट को रिमूव करना होता है। ठीक, यहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता है। यहाँ पे दे भी रखा है। ठीक, आगे बढ़ो। कह रहा है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व जब कंप्लीट कंबसन होता है 116 ग्राम ऑफ बुटेन का। भाई यहाँ पर देख लो प्रॉब्लम नंबर 1.3, यहाँ पे पूछा था अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा जब कंबसन होगा 16 ग्राम का। यहाँ पे पूछ रहा है कितने मोल्स ऑफ मीथेन लगेंगे जब 22 ग्राम CO2 कंबस किया जाएगा, मतलब जलाया जाएगा। ये क्वेश्चन इतना आसान है, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं होता। मैंने स्टोइकोमेट्री जब पढ़ाई होगी ना, जिन जिन बच्चों ने मुझसे स्टोइकोमेट्री पढ़ा है उन सबको पता होगा भैया इसको कैसे सॉल्व करते हैं। स्टोइकोमेट्री मैंने क्या पढ़ाया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपन उसका स्टोइकोमेट्री, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपन उसका स्टोइकोमेट्री, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी अपन उसका स्टोइकोमेट्री, यही तो करना था यार। तो तुम यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना अमाउंट यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब जैसे तुमसे यहाँ पे पूछ रहा है वाटर कितना फॉर्म हुआ, तुमसे यहीं पे पूछ लेता कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हुआ, वही जो तुमसे पूछा है कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, सिंपल सा फंडा था। स्टोइकोमेट्री के सारे क्वेश्चन हैं। स्टोइकोमेट्री अभी मैं जब तुमको प्रूफ दूंगा ना अपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, तो अभी तुमको दिखाऊंगा ये क्वेश्चन मैंने कहाँ करा रखा है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन टीचर नहीं मिलवा पाया ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने अपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में करा रखे थे, और सब फंसे हैं। अभी तुम देखो कहोगे हाँ यार सही बोल रहे थे भैया, अभी तुमको सब दिखाऊंगा। अराउंड तुमको 38 से ज़्यादा क्वेश्चन दिखा दूंगा ना जो हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कराए गए और पूछे गए एज इट इज, अभी तुमको दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। ये देखो ये क्वेश्चन तुम लोग कह रहे थे कि भाई भैया बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, कैसे सॉल्व होगा। ये जो ग्राफ दिया हुआ है यही ये ग्राफ है, बस दिक्कत क्या है पता है, इसको कोई सही से पढ़ाता नहीं है। अगर कोई इसको समझा दे कि यहाँ पे ऐसे अगर बन रहा है, यहाँ पे ऐसे बन रहा है, या फिर एक बार और ऐसे आके ऐसे 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 बनेगा, तो कितने रेडियल नोड होंगे, क्या ये सिग्निफिकेंस होगा, 1s है, 2s है, 2p है, किस चीज़ के बारे में है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए हलवा हो जाता है, लेकिन ये कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है, ठीक, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन इसका पूछा है, 1s करके दिया है, ऑर्बिटल पूछा हुआ है। ठीक है, और ये देखो तुमसे यहाँ पे पूछ लिया कि कितना किसमें 2 रेडियल नोड है, इसका जो आंसर है ना वो तुम्हारे इसी में छिपा हुआ है, ग्राफ में ही छिपा हुआ है। ये जो ग्राफ बनता है ऐसे करके इसी में छिपा हुआ है। ठीक, आगे देखो, एक से रुक जाओ। आगे देखो। आगे बढ़ने से पहले यार अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और यार हाइप कर दिया करो। वीडियो जब एंड हो जाती है ना तो फिर से वीडियो चालू करके हाइप कर दिया करो, हमें भी उससे मोटिवेशन मिलती है। अभी मैंने फिजिक्स के एनालिसिस में वीडियो नहीं डाली है, ठीक है, इस पर अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तभी मैं डालूंगा, क्योंकि यार उसमें लगेगा मुझे 4 से 5 घंटे का टाइम ऊपर ही लग सकता है। ढूंढो, एडिट करो, वीडियो रिकॉर्ड करो, और तुम जब इतना नहीं करोगे फिर मैं भी नहीं करूंगा यार, सिंपल से फंडा है, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। ठीक है, चलो, ये जो क्वेश्चन था Fe+3 इलेक्ट्रॉन वाला Fe+2 में जा रहा है, तो Fe+3 से ये जो क्वेश्चन था ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में तुमको नहीं दे रखा है। ठीक है, तुमने पढ़ा होगा कि E1 प्लस E2 प्लस E3 नहीं कर सकते, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3 करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 24 देखो, 34 देखो, यहाँ पे कॉपर में पूछा है, यहाँ पर भी कॉपर में पूछा है, यहाँ पर भी कॉपर में पूछा, और क्वेश्चन नंबर 7 मैंगनीज में पूछा, तुमसे यहाँ पे आयरन में पूछा। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन और कुछ नहीं है। जैसे ये Fe+3 से Fe+2 में जा रहा है, तुमसे पूछा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना होगा, और एक क्वेश्चन हर मॉड्यूल में पूछा जाता है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉपर+2 से कॉपर में गया, और Cu+2 से एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में गया, तब पूछा इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल। यहाँ पे तुमसे ये पूछा, तो मैं इसको PYQ के कैटेगरी में डाला हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि कुछ क्वेश्चन जो है PYQ से हैं, तो उसमें से पहला क्वेश्चन ये है PYQ। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन के हर साल क्वेश्चन आता है, आइडियल नॉन आइडियल 2 क्वेश्चन पूछा है इस बार। देखो, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है राउट लॉ, बिल्कुल फॉलो करता है राउट लॉ, ओवर द इंटायर रेंज पूरा फॉलो करता है, कंपोजिशन रेंज। ठीक, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन शो करते हैं नेगेटिव डिवीजन, एनिलीन और फिनॉल शो करते हैं पॉजिटिव डिवीजन। देखो यहाँ पे एनिलीन और फिनॉल ये भी हमारे नेगेटिव डिवीजन शो करते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक, और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का भी देखो यहीं पे दिया हो, क्लोरोफॉर्म एसीटोन भी वही शो करते हैं नेगेटिव डिवीजन, तो सी तो हमारा गलत है। ठीक, तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। ठीक, एनसीईआरटी लाइन ये एक्स वाई है, तुमसे प्लॉट बना रहा है। मैंने क्या बोला था बाबू, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है आपको झुकना नहीं है, मतलब परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है, आप बस शांत हो जाइए। आप शांत हो जाएंगे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। ठीक है, अगर आपने डाटा लिख लिया होता तो आपसे क्या पूछा था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Y- आपसे पूछा था।
ठीक है। आपको पता है कि जो लेमडा एम नॉट होता है वो एक्स प्लस प्लस वाई माइनस, मतलब दोनों को जोड़ दो, पॉजिटिव वाले का नेगेटिव वाले का। अगर मैं लेमडा एम नॉट निकाल लूँ तो मेरे ये निकालने में कितना दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी। और लेमडा एम नॉट कैसे निकलता है? लेमडा एम इजकल टू लेमडा नॉट माइनस ए सी हाफ, यही तो निकलता है। और एक्स वाई साल्ट है, इनिशियल एग्जाम्पल भी दे रखा है। ये देखो सेम क्वेश्चन, मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है के सी एल का कई सारा। तुमसे पहले बोला कि लेमडा एम और सी हाफ में तुम क्या करो, प्लॉट करो एक ग्राफ। उसके बाद बताओ लेमडा एम नॉट क्या होगा और ए क्या होगा के सी एल के लिए, यही तो क्वेश्चन है यहाँ पे। तुमने लेमडा एम नॉट निकाल लिया होता, उसके बाद एक्स प्लस वाई माइनस पूछा है, यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर दिया होता, तुरंत खत्म था। लेमडा एक्स प्लस भी दे रखा है, ये तुमको दे रखा है, एक्स प्लस दे रखा है, बस वाई माइनस पूछा है, हमको ये निकालना था लेमडा एम नॉट। अरे भैया सब कुछ तो दे रखा है, स्लोप दे रखा है -90। स्लोप क्या होता है? वाई इजकल टू सी माइनस एम एक्स, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, स्लोप होगी। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ? ए की वैल्यू दे रखी है -90। सॉल्व करो ना यार, सी की वैल्यू भी दे रखी है 0.01। तुम सॉल्व तो करो, सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे दिक्कत होगा, कैसे सॉल्व कर पाओगे? पहले ही सोच लोगे अरे यार बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, तो कैसे करेंगे? तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। जब बैठ के सॉल्व करोगे, सोचोगे, समझोगे, पहले डाटा लिखो। मैंने हमेशा बोला क्या कि डाटा लिखो, ठीक है, डाटा लिखो। अभी मैं तुमको एक स्क्रीनशॉट डालूंगा टेलीग्राम पे, देखना कि बच्ची सिलेक्ट हो गई है, उसने क्या लिखा है। मैंने वो लिख रही है कि भैया आपने इतनी बार बोल दिया था कि पैनिक मत होना, पैनिक मत होना, कि एग्जाम सेंटर में पैनिक ही नहीं हुई, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी मैं तुमको दिखाऊंगा, एक लड़के ने भी मैसेज किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देखो, लेमडा एम नॉट निकालना होता है, कैसे निकालते हैं? जोड़ के निकालते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, लेमडा, ये पूरा डाटा दे रखा था, लेमडा एम कैलकुलेट करो और लेमडा एम और सी आपके बीच में एक ग्राफ बनाओ, सिंपल सा फंडा था। आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, देखो, नीट 2027 के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो यार स्टार्टिंग से लग जाओ, अब लेट मत करो। लेट करोगे तो बाकी सारे बच्चों से पीछे चले जाओ। अगर तुम ये सोच रहे हो भैया रिजल्ट के बाद हम तैयारी करेंगे, भाई 10-15 दिन में अगर मान लो पूरे प्रोसेस होता है रिजल्ट का, ओएमआर कॉपी आ रही है, तो उसमें तुम 10-15 दिन लेट हो चुके रहोगे, तो वो तुम्हारे लिए नुकसान साबित होगा यार, ठीक है। 10-15 दिन पहले से जो बच्चा पढ़ रहा है वो तुमसे हमेशा आगे रहेगा, ठीक है। तो अभी से पढ़ो, किसी के गाइडेंस में पढ़ो, लेकिन अभी से पढ़ो, ठीक है। अगर हमारे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो तो 5 मिनट की मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उसको देख लो, उसके बाद आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, एक बार देख लेना, 5 मिनट की वीडियो है, देख लो, उसका स्टार्ट करो, ठीक है। री नीट का पेपर हो चुका है और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पेपर का लेवल क्या था और पेपर किस तरीके से अपना पैटर्न बार बार चेंज कर रहा है। अगर आप बाकी बच्चों से compete करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नीट 2027 में आप एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छे रैंक के साथ यहाँ से निकलो, तो मेरा यकीन मानो तुम्हें अभी से पढ़ना पड़ेगा। अभी से तुमको डेली 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चा जो ऑनलाइन में होता है वो फेल कर जाता है, जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पास गाइडेंस नहीं होता। 2 से 3 महीना वो मोटिवेटेड रहता है, उसके बाद उसका मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होता है और फिर वो भटक जाता है। फिर इस स्ट्रेटजी उस स्ट्रेटजी, 6 महीने की स्ट्रेटजी, 3 महीने की स्ट्रेटजी, वो देखते देखते दिसंबर जनवरी तक पहुंच जाता है और फिर वो वन शॉट के पीछे पड़ जाता है और सिलेक्शन उसका होता नहीं है। मैं तुम्हें आज अपने एक ऐसे बैच के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे मतलब लगभग लगभग 60 to 70% सिलेक्शन के चांस तुम्हारे बढ़ जाते हैं। 100% गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि बच्चा अगर मेरी बात लास्ट तक सुनता है तभी उसका सिलेक्शन होता है। अगर तुम मेरे मेंटोरशिप में आते हो, 6 महीने 7 महीने बढ़िया से पढ़ते हो, फिर मुझे लास्ट के 3 महीने में छोड़ दोगे, तो तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी, तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है, ठीक है। देखो, हमारा जो मेंटरशिप बैच है वो बाकियों से कैसे अलग है और हम इसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। सबसे मिनिमल कॉस्ट है और सबसे मैक्सिमम बेनिफिट तुमको यहाँ पे मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे जितने तुमको मेंटरशिप चलते होंगे, तुम उनके रिव्यू देख लेना, मेरे रिव्यू देख लेना, मेरे बच्चों से बात कर लेना एक बार, कितने उनके नंबर आ रहे हैं, इस बार क्या क्या चीजें मिलती हैं। देखो, मेंटरशिप 3 तरीके से चलती है। एक तो जनरल ओबीसी का अलग ग्रुप होता है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का जो होता है अलग ग्रुप होता है। मतलब जनरल और ओबीसी वाले बच्चों को हम अलग गाइड करते हैं। जय भीम बैच एक हम लोग लॉन्च करते हैं, जिसमें हम लोग केवल एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को लेते हैं, उनको अलग गाइड करते हैं, क्योंकि दोनों का तरीका अलग है, तो दोनों के लिए अलग ग्रुप होता है, ठीक। दूसरी चीज, 3 ग्रुप बनाते हैं, बिलो 200, 200 से 500 और 500 प्लस। तीनों ग्रुप इसलिए मनाते हैं क्योंकि बिलो 200 वाला जो बच्चा है वो 500 प्लस वाले बच्चों के साथ compete नहीं कर सकता है। उसके लिए अलग से ही हमको पढ़ानी पड़ेगी, अलग से उसको टारगेट देना पड़ेगा, अलग से उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अलग से उसको मीटिंग ले लेके समझानी पड़ेगी, ठीक। फीचर्स तुम्हें क्या क्या मिलेंगे पहले ध्यान से सुन लो। वीकली टारगेट मिलेगा, डेली टारगेट नहीं देता हूँ, एक हफ्ते में टारगेट दूंगा, लेकिन हफ्ते के लास्टवें दिन मुझे वो कंप्लीट चाहिए। वीकली जूम सेशन होगा। कॉल्स अगर तुम्हें करना है मुझे, मैं ही खुद एक्टिव रहता हूँ, बाकी लोगों की तरह नहीं कि मैं गायब हो जाता हूँ। मैं खुद ही एक्टिव रहता हूँ 9 से 11 बजे तक, 9 to 11 PM फिक्स है टाइम मेरा, बच्चों से पूछ लेना। डेली एक्टिव रहता हूँ। अगर तुम्हें कॉल पे बात करनी है तो एक दिन पहले बतानी पड़ेगी, भैया हाँ मुझे बात करनी है, ठीक। डायरेक्ट मैसेज तुम कर सकते हो,
तुम्हारे पास 3 मेंटोर्स, मेरे अलावा 3 लोग और रहेंगे जिनको तुम मैसेज करके अपनी परेशानी बता सकते हो, उनसे भी बात कर सकते हो। ये पर्सनल मेंटरशिप है, मतलब पर्सनल ही होता है। 9 से 11 2 घंटे में डेली अपना टाइम देता हूँ उसमें। जनरल ग्रुप है डिस्कशन के लिए, और ये मेंटरशिप टिल 2027 के काउंसलिंग तक चलती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे बच्चों की काउंसलिंग भी करवाते हैं, और दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। और टेस्ट ओरिएंटेड होगा, मतलब इस बार हमने टेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया, मतलब 17 टेस्ट पेपर होंगे, जिसमें 15 क्या होंगे तुम्हारे पार्ट वाइज होंगे और 2 मॉडल टेस्ट होंगे। ठीक, सबसे बढ़िया फीचर हमारे मेंटरशिप का ये है कि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिल जाएंगे, मतलब तुम्हारे पास मेंटर्स का एक्सेस रहेगा। तुम जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछेगा, फंसेगा, मान लो बायो का क्वेश्चन फंसा तो बायो वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, केमिस्ट्री का फंसा तो केमिस्ट्री वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, फिजिक्स का फंसा तो फिजिक्स वाले डाउट ग्रुप में डाल दो। हमारे जो मेंटोर्स है, जो डाउट फैकल्टीज हैं, वो तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व कर देंगे, तुम्हें समझा देंगे कि इसका अप्रोच क्या है, कैसे ये चीजें होती हैं। ठीक है, एक तुमको प्री रिक्विजिट क्या है, तुमको अगर हमारी मेंटरशिप लेनी है, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक तुम्हारे पास बैच होना चाहिए, चाहे लास्ट ईयर का हो, चाहे नीट 2025 के लिए जब तुमने प्रिपेयर करा होगा तो कोई बैच लिया होगा ना, वो बैच तुम्हारे पास होना चाहिए। कोई टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेस्ट पेपर हम देंगे, मतलब तुम टेस्ट सीरीज में ही 8 से 10 हज़ार रुपए खर्च करते हो ना, कोई नीड नहीं है खर्च करने की, हम टेस्ट सीरीज देंगे पूरी वीडियो सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तुम अपने बैच या फिर किसी भी कोचिंग का तुम ले सकते हो, मतलब तुम लेक्चर अगर तुम्हें लेना हो तो तुम PWLN जिसका भी लेना हो ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो टेलीग्राम पे सबके लिंक लेक्चर पड़े हुए, वहां से ले सकते हो, हमसे बता देना, हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, 6 महीने तुमको डेडिकेशन देना पड़ेगा, 15 से 16 घंटे का, कोई आउटिंग नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई पार्टी नहीं, प्योर सेल्फिशनेस चाहिए, प्योर आइसोलेशन चाहिए। मतलब 6 महीने तुम समझ लो दुनिया से विरक्त हो चुके हो, तुमको 6 महीने 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, 2024 में 23 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 2025 में 42 बच्चे हुए थे, 2026 में 60+ स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं मेंटोरशिप और हमारे बैचेस से। मैं तुम्हें इसका सारा प्रूफ 4 से 5 दिन के अंदर दिखा दूंगा। ठीक है, फीस के बारे में अगर बात करें तो बाकी सारे लोगों का 8 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 20 हज़ार, 22 हज़ार, 25 हज़ार तक फीस है। अगर तुम केवल कहीं डाउट वाले, जैसे डाउट का सेक्शन है, फिलो है, ट्यूटर है, डाउटनट है, अगर तुम वहां पर केवल डाउट पूछने जाते हो तो 800 से 1200 रुपए महीने तुमसे चार्ज किए जाते हैं। ठीक, हमारे मेंटरशिप का जो मैं एक्सपेंस खर्च करता हूँ 12 से 14 हज़ार पर महीने में मेंटोर्स की फीस, डाउट सॉल्वर्स की फीस पे करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या पूरा अगर तुम देख लोगे तो मैंने जो फीस रखी है 4 हज़ार, एक टाइम में 4 हज़ार रखी है, मतलब पूरे साल की जो फीस होगी केवल 4 हज़ार होगी। 4 हज़ार में तुम्हें ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, डाउट सॉल्विंग की, कॉल्स की, डीएम्स की, जनरल ग्रुप डिस्कशन ग्रुप रहेगा जहाँ पे तुम बाकी बच्चों से भी बात कर सकते हो। सिलेक्टेड जो बच्चे हैं उनसे भी टाइम टाइम पे हम लोग मीटिंग दिलवाते रहेंगे इस बार। ठीक है, और अगर तुम 2 बार में पेमेंट करना चाहते हो तो 2600 और प्लस 2000, एक बार 2600 पे कर दो और 60 दिन के अंदर 2000 तुम और पे कर दो तो तुम्हारी फीस पूरी मानी जाएगी। ये देखो लास्ट ईयर का रिव्यू, अभी इस साल 2026 का रिव्यू मैंने डाला था, ये मैंने 15 तारीख को डाला था। ठीक है, 15 जून को। तुम देखो, मैंने पूछा था कि क्या तुम मेंटरशिप से सेटिस्फाई हो, कोई भी एक ऐसा बच्चा तुमको नहीं दिखेगा जो बोले कि नहीं। देख रहे हो, सारे बच्चे सेटिस्फाइड हैं टोटल। जानते हो क्यों? क्योंकि अपना टाइम दिया हूँ, मेहनत दिया हूँ, बहुत मेहनत किया था इन बच्चों के ऊपर। अभी इनका तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगा मैं। ठीक, और तो मैंने पूछा था कोई और सजेशन दे दो ताकि मैं और अच्छा कर सकूं, तो बच्चों ने बोला था कि भैया एक बार थोड़ा सा आप टेस्ट का इसमें ऐड कर देखना, यहाँ पे सारे मटेरियल्स को यहाँ पे कर दीजिए। तो हमने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, सारा चीज वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑफलाइन बच्चों के लिए उन्होंने बोला कि ऑफलाइन बच्चों के लिए अलग से मेंटरशिप दीजिए। तो ऑफलाइन बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं और जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी अलग से हम मेंटरशिप की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे, मतलब बच्चों ने बोला कि भैया टेस्ट सीरीज इस बार ऐड कर दीजिएगा, तो टेस्ट सीरीज भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो टेस्ट सीरीज भी तुमको अलग से पैसे देके कहीं पे लेने की नीड नहीं है। जो स्टार्टिंग डेट है इस मेंटरशिप की 29 जून से, 29 जून से जो है प्रॉपर तुम्हें टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो मेरा नंबर है 7307528981, इस पे तुम व्हाट्सअप करके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो। ठीक है, इन सारों बच्चों का मैं तुम्हें एक्सेस दे दूंगा, जिससे भी तुम्हें रिव्यू लेना होगा ले लेना। पेड रिव्यूज नहीं है, जो मैंने किया है पूरे साल मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लेके देख सकते हो। और मेरा यकीन मानो, अगर तुमने 6 महीने जिस तरीके से मैंने बोला वैसे कर लिया, 15 से 16 घंटा डेली पढ़ लिया, मेरा यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना हो, खास करके SC ST PWD वाले बच्चे, ध्यान से सुन लो। 3 3 4 4 4 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा सिलेक्शन तो पहले हो जाना चाहिए था। तुम्हारे पास कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम भटक रहे हो। अगर तुम चाहते हो, अभी तुमको मैं इस साल प्रूफ दिखाऊंगा मेंटरशिप वाले जय भीम मेंटरशिप से, कितने सारे बच्चों के 530, 520, 510 नंबर है, कितने सारे ST कैटेगरी के बच्चे जिनके 490, 480 नंबर है, टॉप कॉलेज में पहुंचेंगे, टॉप कॉलेज में। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, आगे की वीडियो देखो। चलो, आई होप कि तुमने वीडियो देख ली होगी।
ये देखो एसिडिक मीडियम में टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। टाइट्रेशन का ये जो क्वेश्चन है, टाइट्रेशन के बारे में रेडॉक्स में एनसीईआरटी पढ़ाती है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन उसने टाइट्रेशन के बारे में एनसीईआरटी नहीं दे रखी है। क्या होता है, N1 B1 इक्वल टू, मतलब इक्विवेलेंट को बराबर करना होता है। N1 जो इनिशियल इक्विवेलेंट था उसको फाइनल इक्विवेलेंट के बराबर करना होता है। तो ये जो क्वेश्चन था ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन, देखो यहाँ पर भी लिखा नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4 माइनस रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली इन द एसिडिक मीडियम। ये सेम क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला यहाँ पे लगता है वही फॉर्मूला यहाँ पर लगता है, सेम सिंपल सा फंडा है। लेकिन एनसीईआरटी इसको डालती नहीं है, मतलब एनसीईआरटी ने इस पे क्वेश्चन नहीं करा रखे हैं, ठीक है। लेकिन 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 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन मैंने कराए थे। जो बच्चा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ रहा हो, देख रहा हो, तो कमेंट में बता देना मैंने कराए थे नहीं कराए थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी नीट पीवाईक्यू का है, इसलिए मैंने इसको नीट पीवाईक्यू की कैटेगरी में रखा है, ठीक। ये देखो 2A से B में जा रहा है, जीरो वाटर रिएक्शन है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 2 मोलर देन टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन। इससे हलवा क्वेश्चन क्या लोगे, इस तरीके का क्वेश्चन कम से कम 20 क्वेश्चन तुम्हारे नीट के पीवाईक्यू में और 10 से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में पूछा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का नहीं पूछा है। तो भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है वो आर नॉट माइनस के टी होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के टी। तो अगर मैं आर नॉट निकाल लूँ, अगर 75% रिएक्शन का क्या कह रहा है कंप्लीट हो चुका है, तो ये आर बचेगा कितना, 25% बचा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 0.25 रख दूँ आर को, और ये तुम्हारा आर नॉट निकाल लूँ और आर नॉट के यहाँ पुट कर दूँ, तो मुझे टाइम नहीं निकल जाएगा। के भी दे रखा हुआ क्वेश्चन, देखो के भी दे रखा है। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे यार, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तुम लोग को पता नहीं क्या हो गया यार, सब बोल रहे हो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। अरे भाई 2 मोलर दे रखा है इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन। तो जब इनिशियल दे रखा है 2 मोल, यहाँ पे 2 मोलर रख दो, ठीक है। के भी दे रखा है, टी हमको नहीं मालूम है, टी हमको 2 मोलर है, के 1 है। टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन। 75% मान लो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो आर कितना बचेगा, 25% बचेगा। इसको आर को मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूँ 25%, तो मतलब आर नॉट को अगर मैं 100 मान लूँ, आर नॉट कितना दे रखा था, दिया है 2 मोलर। तो 2 मोलर था, उसका 75% कंप्लीट हो गया, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आर नॉट में रखो, आर रखो, के वैल्यू दे रखी है, टी तुमसे पूछिए, टी पुट करो, सॉल्व करो, तुरंत आंसर आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन नीट में भी पूछा हुआ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही बता रहा हूँ तुमको, लेकिन पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। और एनसीईआरटी में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, ये सेम कंसेप्ट पे, बस वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने अपने नीट के पीवाईक्यू 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में करा रखा है। प्रूफ वाली वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहो, जब मैं प्रूफ वाली वीडियो डालूंगा तो मैं खुद ही लगेगा कि हाँ यार भैया ने करा रखा है, ठीक है। चलो ये सॉल्बिलिटी दे रखी है, सॉल्बिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है, केएसपी दे रखा है। देखो सॉल्बिलिटी का यहाँ पे देखो केएसपी दे रखा है, केएसपी दे रखा है, सॉल्बिलिटी पूछ रहा है। यहाँ पर भी देखो केएसपी दे रखा है, सॉल्बिलिटी पूछ रहा है, कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा। यहाँ पर भी देखो AgBr ZnOH को ट्वाइस Ag2Cl2, ये देखो ये पूछा है, AgBr Ag2Cl2 ये पूछा ना, पूरा डाटा भी दे रखा है सबका। और क्वेश्चन नंबर 6.67 में एनसीईआरटी बोलती भी है कि सिल्वर क्रोमेट, बैरियम क्रोमेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड, लीड क्लोराइड, मर्कुरस आयोडाइड, इन सबका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का जो कांस्टेंट है टेबल नंबर 6.9 से ले लो, ये टेबल 6.9, और इनकी मोलारिटी भी बताओ। तो वही सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे टेबल नंबर 6.9 में ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं जो तुमसे वहाँ पे पूछा है, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन भी देख लो, ठीक। ये देखो ये क्वेश्चन बच्चे कह रहे थे भैया बहुत ज़्यादा टफ है, भाई ये टफ नहीं था, लेंदी था, ठीक है। ये टफ नहीं इसको बोलेंगे, इसको लेंदी बोलेंगे। ये कौन सा है, P1 B1 T1 से अगर ऐसे ग्राफ बन के नीचे आ गए तो क्या आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल में जो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, 2.303 nRT log V फाइनल बाई V इनिशियल। V फाइनल क्या था, V2 था, ये क्या था, V1 था, V2 माइनस V1 रखो। ये क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, जब भी कोई चीज़ एडियाबेटिक एक्सपेंड करता है तो Q तो जीरो हो जाती है। देखो एडियाबेटिक चेंज में Q जीरो, तो डेल्टा यू वर्क डन एडियाबेटिक के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे वो डेल्टा यू क्या होता है, एनसीबी डेल्टा टी, तो एनसीबी डेल्टा टी यहाँ रखो। बस ये था कि 1 2 3 4 चारों का तुमको अलग अलग वर्क डन निकाल के तुमको सॉल्व करना था, चारों का तुमको अलग अलग वर्क डन निकाल के सॉल्व करना था। अब इसमें तुमको लगता है टाइम, तो ऐसे क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करता तो मैं छोड़ देता, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। इस क्वेश्चन के चक्कर में अपने 4-5 क्वेश्चन और अपने दाव पे नहीं लगाता, ठीक है। और तुम देख लो, तुमको बस लग रहा है ना कि टफ है, आज से 1 महीने 2 महीने बाद जब तुम रिवीजन करके चीज़ों को करोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हें आसान लगेगा। जानते हो क्यों, तो कुछ है ही नहीं, इसका वर्क डन, इसका वर्क डन, इसका वर्क डन, इसका वर्क डन जोड़ दो, बात खत्म है। बस ये था, लेंदी था तो मैं इसको छोड़ देता, सिंपल सा फंडा है।
आगे देखो, आइडियल सॉल्यूशन जो बनता है पी और क्यू में, डेल्टा एच मिक्स भी में जीरो होता है, बिल्कुल जीरो होता है, देख लो। कह रहा क्या कोई इंटरेक्शन नहीं होता पी और क्यू में? भाई इंटरेक्शन होता पी और क्यू में, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है प्योर कंपोनेंट में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन विल बी ऑफ टाइप ए बी बी, वेयर इन द बाइनरी सॉल्यूशन एडिशन ऑफ दिस इंटरेक्शन ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन विल आल्सो बी प्रेजेंट। और यहाँ पे देखो इक्वल रहता है, मतलब जो ए बी में इंटरेक्शन होता है वो ए और बी के इंटरेक्शन के बराबर होता है, लेकिन इंटरेक्शन होता है, ठीक है। वही एनसीईआरटी लिख रही है यहाँ पे, देखो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, ये देखना भाई, मतलब तुम लोग अगर पैनिक करना छोड़ दोगे ना यार तो क्वेश्चन लगाना सीख जाओगे। डाटा लिखना सीख जाओगे ना तो क्वेश्चन लगाना सीख जाओगे। क्वेश्चन इतना लंबा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुमको देखते ही तुम्हारे बुखार चढ़ गया होगा, इसको करना नहीं है भाई, कुछ था ही नहीं, एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है एन से डी में जा रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस है, कंसंट्रेशन एन और डी का इक्विलिब्रियम पे इक्वल है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज जो है 6 किलो जूल है, स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज जो है बताना हमको 60 डिग्री सेल्सियस पे, और ये इक्विलिब्रियम पे है। भाई इक्विलिब्रियम पे देखो क्या तुमसे पूछा है, इंट्रोपी तुमको दे रखा है 6 मतलब तुमको क्या दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है। देखो भैया, इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच दे रखा है, इंट्रोपी तुमसे पूछा है, टेम्परेचर दे रखा है 60 डिग्री सेल्सियस मतलब 60 + 273 333। भाई इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जीन और जीरो नहीं होता, ये नहीं पढ़े हो क्या तुम? इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जीन और जीरो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एच, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी, आ गया 2 इसका आंसर। अब बताओ ये क्वेश्चन नहीं करके आओगे तो मैं तुमको क्या बोलूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके एनसीईआरटी में देखो, यहाँ पे डेल्टा जी पूछा है, यहाँ पर डेल्टा जी पूछा है, यहाँ पर देखो इसमें स्पॉन्टेनियस डेल्टा एच भी पूछा है, डेल्टा एच भी पूछा है, और यही सेम क्वेश्चन जो तुम्हारा है अभी नीट में पूछा था, अभी जो नीट 2026 से पेपर हुआ था ना उसमें ये क्वेश्चन उठा के पूछा था, और यहीं से उठा के उसने मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। तुम खुद ही देख लो बाबू, एट वाट टेम्परेचर रिएक्शन जो है डेल्टा एच डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे तुमसे टेम्परेचर ना पूछ के डेल्टा एस पूछा है, और इस तरीके का क्वेश्चन डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने नहीं किया होगा, कम से कम 7-8 बार तो पीवाईक्यू में ही दे रखा है, ठीक है। 7-8 बार पीवाईक्यू में दे रखा है, और तुम यहाँ पे देख लो सारी चीज़ें कितनी बार डेल्टा एस ये सारी चीज़ें कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। अभी इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, तुम्हारा रिस्पांस अच्छा रहेगा तब, ठीक है। तुम लोग जब पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ ना तो पीडीएफ देख के भी गायब हो जाते हो। अब क्यों इतना पैनिक कर रहे हो भाई, अभी तो टाइम है ना यार, अभी तो अच्छे से स्टार्ट करो यार, अब क्यों परेशान हो रहे हो? अब तो पढ़ लो अच्छे से, अब क्यों परेशान होना है? अब जो होना तो हो चुका है, अब लेकिन जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है अब तो उसको सपोर्ट करो थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स वाली में दिखा दूंगा तुम्हें, तुम देख लो ना, कोई क्वेश्चन तुमको लग रहा हो टफ हो तो बताओ। ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था बस उसको छोड़ दो, क्योंकि वो लेंदी था, उसको हटा दो, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन को तुम देखो ना यार। तुमको बस शांत रहना था, पैनिक नहीं करना था। मैं बोल रहा था बार बार डाटा लिखना है, कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होगा उसका डाटा लिखना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पता नहीं तुम लोगों का क्या सीन था यार। चलो फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करके हाइप कर देना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।